Good morning, student. Now this is the next video. Your chapter 7 is about to complete. Now we take case study from this chapter 7, sources of business finance. केस स्टडी किस तरह से होती है? केस स्टडी ऐसी होती है कि आपको एक कंडीशन दे दी जाती है, एक सिचुएशन दे दी जाती है, आपको उसके अकॉर्डिंग जो आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं चैप्टर में उसके अकॉर्डिंग उसमें से चूज़ करना होता है कि क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उसके लिए। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। दिस इज़ द केस स्टडी। ठीक, नाउ as a source of finance, retained profit is better than others. Do you agree with this view? Give reason to support your answer. इसे बोल रहा है कि एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस जो आपने पढ़ा है तो रिटेन अर्निंग को सबसे बेटर सोर्स माना गया है। तो क्या आप अग्री हैं? अगर अग्री हैं तो आप रीज़न दीजिए। तो आपके हिसाब से अब क्या है, अग्री है कि नहीं है? मेरे हिसाब से मैं अग्री हूँ, जस्ट बिकॉज जैसे कि हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पैसा सेव करते हैं। सेविंग करने से हमारा फ्यूचर सर्टेन होता है, और अगर फ्यूचर में हमें उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम क्या कर सकते हैं? कोई सामान खरीद सकते हैं, कोई असेट ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव चीज़ ले सकते हैं जो कि मैं घर के लिए अच्छी है। वैसे मैं ये मानती हूँ कि सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। तो सेविंग्स के मेरिट को हम यहाँ पर रिटेन अर्निंग के टॉप मेरिट को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कंपनी के लिए रिटेन अर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। Then at the next question, the director of the company has decided to set up a new plant at an estimate cost of rupees 10 crores. State the sources of finance available along with their features. अभी बता रहा है कि डायरेक्टर है कंपनी का, उसने नया प्लांट सेटअप किया है। अब नया प्लांट सेटअप करने पे एस्टिमेशन कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपीज़ है एस्टिमेट करने की। स्टेट सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल अलॉन्ग विद देयर फीचर्स। अभी बता रहा है कि कोई डायरेक्टर है, उसने अपनी कंपनी को चाहा है कि एक्सपैंड करे वो। अब एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? आपको पैसा चाहिए होता है। तो इन्होंने बोला कि अगर नया प्लान लगाएंगे तो उसकी एस्टिमेशन कॉस्ट कितनी आ रही है? 10 करोड़। तो किस तरह का आप फाइनेंस लोगे, या जो आपके लिए अवेलेबल हो पाए से किस तरह का फाइनेंस लोगे, उसके फीचर्स आपको डिस्कस करने हैं। तो आप कोई भी ले सकते हो। लॉन्ग टर्म फाइनेंस बहुत सारे हैं, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, तो आप किसी एक को लेके चल सकते हो। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, डिवेंचर्स, किसी को भी लेके आप चल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीज़न, अब तो फेस्टिवल आने वाला है तो इसलिए क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है। फेस्टिवल सीज़न है तो उसमें बहुत सारे बिजनेस को फ़ायदा होता है। तो बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीज़न भुवन गारमेंट रिसीव डबल ऑर्डर, एडवाइज द कंपनी द वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस विच कैन यूज़ टू रेज नेसेसरी फाइनेंस फॉर दिस पर्पज़। अब फेस्टिवल सीज़न आने वाला है तो एक गारमेंट कंपनी उसको डबल ऑर्डर मिला है, यानी कि इतना मतलब से डबल मिला है। तो कंपनी को आप क्या एडवाइस करो, किस तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस करें जिससे कि वो पैसा ले सके अपने काम को करने के लिए, किस तरह से पैसा वो रेज़ कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा भी था ट्रेड क्रेडिट के बारे में। या तो बैंक से ले सकते हो या तो आप उधार पे काम कर सकते हो। जब बाद में पैसा आपके पास आएगा तब आप पे ऑफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, राजीव फैशन अ रेपुटेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर यूनिट नीड टू फाइंड इट्स डे to day expenses like wages, rent, maintaining stock of raw material, etc. The owner approach his raw material supplier to give them credit for 2 months so that he can get clothes for making garment without making immediate payment. The supplier made an inquiry regarding Rajiv and found that his reputation of goodwill payment is not very good. In past, the leader were not very happy. First, what source of finance Rajiv is trying to get in above case? ओके, अब पहले केस समझते हैं। केस क्या बोल रहा है? एक राजीव फैशन एक रेपुटेटेड गारमेंट मैन्युफैक्चर की यूनिट है जिसको अपने डे टू डे खर्चों को चेज़ करना होता है, जैसे कि वेजेस है, रेंट है, मेंटेनिंग स्टॉक है, इस तरह के। तो ओनर्स अप्रोच इज रॉ
मटेरियल सप्लायर टू गिव देम क्रेडिट फॉर 2 months। इन्होंने ये बोला है कि जो हमारे गारमेंट शॉप वाले हैं उनको 2 महीने के क्रेडिट के लिए बोला है। जो ओनर है उनको अप्रोच किया कि हमको रॉ मटेरियल 2 महीने के उधार पे दे दें, सो दैट ही कैन गेट क्लोथ फॉर मेकिंग गारमेंट, जिससे कि वो अपने गारमेंट बना सके और इमीडिएट पेमेंट ना कर सके। यानी इमीडिएट पेमेंट उसके पास है ही नहीं तो वो कर ही नहीं पा रहा है। तो सप्लायर ने इंक्वायरी की कि राजीव regarding Rajiv and found that his reputation of payment is not very good। तो सप्लायर ने पाया क्या कि जब इसकी इंक्वायरी बैठी जिससे उसने उधार लेना चाहा, तो राजीव के बारे में लोगों ने क्या पाया, उस सप्लायर ने ये पाया कि राजीव की पेमेंट करने की गुडविल अच्छी नहीं है, यानी कि वो पेमेंट जल्दी करता नहीं है। इन पास द लेंडर वर नॉट वेरी गुड very happy in past the lender were not very happy that his reputation of giving payment is not very good in past। ओके, इसका मतलब क्या है कि वो उसकी पैसा वापस करने की आदत है अच्छी है नहीं, यानी कि वापस करता नहीं है, तो उसकी रेपुटेशन इसलिए अच्छी नहीं है इसमें। तो व्हाट सोर्स ऑफ फाइनेंस राजीव इज ट्राई टू गेट इन अबव केस। राजीव किस तरह का फाइनेंस चाह रहा है इस अबव केस में? राजीव चाह रहा है उधार, व्यापार उधार में करना, यानी उधारी चाह रहा है वो व्यापार में कि हमको थोड़े 2 महीने के लिए से उधार दे दीजिए, हम अपना गारमेंट बना के उसको बेच के जो पैसा मिलेगा हम आपको पे कर देंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट, व्यापार में उधार, उधारी व्यापार। आगे, शुड द रॉ मटेरियल सप्लाई ग्रांट क्रेडिट टू राजीव फैशन हाउस? नो, एज हिज पास पेमेंट रिकॉर्ड इज़ नॉट गुड एंड ही इज़ नॉट एन्जॉइंग गुड रेपुटेशन, यानी कि इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, दूसरा ये पेमेंट भी अच्छा नहीं करता, यानी कि समय से नहीं करता। तो एक तरह से सप्लायर को मना कर देना चाहिए, क्योंकि सप्लायर अगर इसको तब पैसे दे देगा तो सप्लायर बहुत बड़े लॉस से गुजर जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC Limited is planning to modernize its plants with latest technology। ABC क्या लेटेस्ट प्लांट बना रहा है? एक प्लांट बना रहा है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेस पे बन रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, यानी कि वो अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज कर रहा है जिससे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। द कंपनी इज़ नॉट हैविंग सफिशिएंट मनी, कंपनी के पास सफिशिएंट मनी नहीं है। द फाइनेंस मैनेजर प्लान टू अरेंज मनी फॉर 3 years। तो फाइनेंस मैनेजर ने किस तरह प्लान किया कि वो अरेंज करेगा पैसा 3 साल के लिए। एज आफ्टर 3 years द कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड अ गुड रिटर्न फ्रॉम देयर प्रीवियस इन्वेस्टमेंट। 3 साल बाद जब उसने पैसा अरेंज कर दिया तो 3 साल बाद इन्होंने लिखा कि कंपनी को अपने आप ही पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा जो इन्होंने पास्ट इन्वेस्टमेंट किया है। द फाइनेंस मैनेजर डू नॉट want to spend flotation cost and do not want to approach stock exchange। अब सबसे बड़ी बात कि फाइनेंस मैनेजर जो है वो किसी भी अकाउंट से इस कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं कर सकता है किसी भी तरह की सिक्योरिटी पे, यानी किसी भी तरह से वो स्टॉक एक्सचेंज में खर्चा नहीं करना चाह रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज सजेस्ट द सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस इन अबव केस। सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? पब्लिक से डिपॉजिट लेना, यानी कि एक तरह से पब्लिक से ही उधार लेना, पब्लिक से उधार लेना, पब्लिक को इंटरेस्ट के रूप में वापस करना। हाउ कैन अ कंपनी अप्रोच पब्लिक विदाउट स्पेंडिंग अ फ्लोटेशन कॉस्ट? बाय गिविंग एन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप पेपर में निकाल दो। पेपर पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है, पेपर में निकाल सकते हो कि आपको कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, आप लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हमारी नई कंपनी है, ये इसके ओनर्स है। नेक्स्ट है स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये आपने बहुत पढ़ चुका है सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी पब्लिक डिपॉजिट के बारे में आपने बहुत पढ़ा है, आगे नोट्स में भी लिखवाया, मैंने वीडियोस में भी बताया। तो उसके कोई भी 2 फीचर्स आप लिख देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि केस का स्टडी स्टफ होती है, तो आप लोग कुछ अपने मन से भी कुछ सॉल्व करिएगा। एक ही क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फाइनेंस हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग cases। First, it is permanent source of capital and it is not redeemed during the life of company। Very easy one, ये आपने पढ़ चुका है। इक्विटी शेयर एक ऐसा सोर्स ऑफ कैपिटल होता है परमानेंट, जिसमें ओनर्स अपना जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसको, यानी कि
कहीं से भी इक्विटी ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को, ओनर्स ऑब्वियसली ओनर्स होते हैं तो वो जल्दी पैसा अपना वापस लेते नहीं है जब तक कि कंपनी बंद ना हो जाए। और परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, आपको ये कोई सी भी तरह का रिटर्न नहीं देना होता है जब तक कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं होता। आगे, इट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा है जिसमें परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था ये ट्रेड क्रेडिट, यानी कि व्यापार उधार जो होता है उसमें ऐसा हम कर सकते हैं कि कोई भी पेमेंट किए बिना हम अपना परचेज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इसे ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज रिफंडेड आफ्टर पेमेंट ऑफ डिबेंचर बट बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। अगर वाइंड अप कंपनी हो रही है तो कंपनी इज रिफंडेड आफ्टर पेमेंट ऑफ डिबेंचर को पेमेंट करने के बाद और इक्विटी को करने से पहले पेमेंट किसे पेमेंट किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर को। यानी कि प्रेफरेंस शेयर एक मीडियोकर होता है, यानी कि पहले हम पेमेंट करते हैं अगर हमारे पास प्रॉफिट होता है या फिर वाइंडिंग अप करते हैं तो जो पैसा आता है तो पहले हम पेमेंट करते हैं डिबेंचर्स को, नेक्स्ट पेमेंट हम करते हैं प्रेफरेंस शेयर को, और सबसे लास्ट में अगर कुछ बचता है तो इक्विटी को जाता है, अदरवाइज नहीं बचता तो इक्विटी को कुछ नहीं जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दिस सोर्स पुट a permanent obligation on the company to pay interest every year irrespective of profit। अभी बता रहा है ऐसा कौन सा परमानेंट ऐसा कौन सी ऑब्लिगेशन जो कि कंपनी में कोई इंटरेस्ट आपको प्रॉफिट के अलावा कोई भी इंटरेस्ट आपको पे ना करना होता। तो ऑब्वियसली इक्विटी में, अदरवाइज प्रेफरेंस में भी ऐसा नहीं है, पेमेंट तो आपको करनी होती है, भले आप मत करो मगर आप स्किप नहीं कर सकते, एक्यूमुलेट कर सकते हैं उसको। देयर होल्डर्स एंजॉय राइट टू वोट एंड कंट्रोल द कंपनी, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट टू वोट। ओके, इसके पहले वाले में हमने ध्यान नहीं दिया, डिवेंचर्स होगा, मैंने गलत बोल दिया। ए परमानेंट ऑब्लिगेशन जो है कंपनी की वो इंटरेस्ट जहाँ है, इसका मतलब इंटरेस्ट जहाँ है वो डिवेंचर्स होता है, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था। ओके, डिवेंचर्स। देन इन्जॉय राइट टू वोट एंड कंट्रोल द कंपनी, तो ये होगा इक्विटी शेयर, इनके पास पूरे वोटिंग राइट्स होते हैं और ये कंपनी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। दिस सोर्स इन्वॉल्व प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, इसका तो नाम ही है प्लॉइंग बैक यानी रिटेन अर्निंग। तो ये हो गया आपका केस स्टडी। आप लोग केस स्टडी को अच्छी तरह से पढ़िए, हम नेक्स्ट वीडियो में भी केस स्टडी लेंगे। मैं इसकी कुछ फ़ोटोज़ आपको दे दूँगी जिससे आपको केस स्टडी आपको पढ़ने होंगे, और ट्राई टू सॉल्व इट। केस स्टडी आपको आपका बेस स्ट्रॉन्ग करती है, यानी कि अगर आपके बेस में थोड़ी सी भी कमी है तो आप मेहनत करके उसे पास आउट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी स्टडी में। तो आप लोग कोशिश करिए क्वेश्चन जितने से जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस स्टडी को पढ़ के वर्बली सॉल्व करिए, क्योंकि मैक्सिमम जो आपकी सब CBSE बोर्ड जो बनाता है वो केस स्टडी पे ही क्वेश्चन बनाता है, ना कि नॉर्मल क्वेश्चन पे। नॉर्मल क्वेश्चन आपको 3-4 नंबर तक मिल जाएंगे, मगर जहाँ 5-6 नंबर की बात आती है वहाँ पर केस स्टडी के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मैं 1 2 3 4 5 6 नंबर का क्वेश्चन ये बन जाता है, एक पॉइंट पे एक नंबर होता है। तो जितना आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा उतना ही आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आज आपको 6-7 केस स्टडी पढ़ा दी है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूँगी, जिससे कि आप बैठ के स्क्रीनशॉट अच्छे से देख पाए अपना, और क्वेश्चन को वीडियोस को अच्छे से देखिए वर्बली, और जितना हो सके केस स्टडी को सॉल्व करिए। थैंक यू।